नमस्ते क्लास 10th लाइफ प्रोसेस 19th पार्ट 19वां पार्ट है ये। इसको भी हम लोग पब्लिकली करने वाले हैं क्योंकि आज कल जैसा कि सबको पता है कि कल हम लोग का टेस्ट हुआ है। प्रीवियस टेस्ट से 3 बच्चों ने ज़्यादा दिया है। अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे बच्चे टेस्ट में अपना मन लगा रहे हैं। टेस्ट में बच्चों की संख्या ही बताती है कि बच्चे कितने पढ़ने वाले मेरे पास हैं। तो स्लोली इट इज़ इंक्रीजेज। वेरी गुड। अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। मोटिवेट होके काम करना है। ऑलरेडी 2-4 असाइनमेंट दिए जा चुके हैं, दूसरा टेस्ट हो चुका है आपका, एक ही चैप्टर में दूसरा टेस्ट हो रहा है। बात नहीं बातें हो रही हैं, दूर तक जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आज क्या करते हैं हम लोग कि आपको जो टेस्ट हुआ था उसका हम डिस्कशन कर देते हैं तुरंत, ठीक। और ये वीडियो अगर आप देख लेंगे, ये वीडियो देखने के बाद जो कि हम अभी तुरंत इसको अपलोड कर देते हैं, आप देख लेंगे जिन्होंने टेस्ट दिया है। और फिर हम लोग 4 o'clock जब लाइव होंगे तो स्टिल इफ़ यू हैव डाउट, स्टिल आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल दोज थिंग, अगर आपको स्टिल डाउट है तो आप एट 4 o'clock आइए और हमसे बात कर लीजिए। अपने डाउट को और अपने लेवल पे बैठ के बात कर लेंगे। कुछ आप बोल लीजिए, कुछ हम बोल लेंगे, बात समाप्त, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। होपफुली आपने क्वेश्चन पेपर को जो 40 क्वेश्चंस थे उसको कॉपी पे लिख लिया होगा। कॉपी पे लिखना ज़रूरी है। प्रिंट करने के चक्कर में मत पड़िए, जाके प्रिंट निकालिएगा, क्या मतलब बनता है। 40 क्वेश्चन विथ ऑप्शन तुम नहीं लिख सकता है, इतना समय की कमी है तुम्हारे पास, टाइम है तुम्हारे पास, यूटिलाइज करो टाइम को, ठीक है। क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में रहेगा, कॉपी पे लिखा रहेगा तो डिस्कशन में बनेगा, ठीक है। हम ऑलरेडी बोल ही दिए हैं आपको कि क्वेश्चन पेपर वगैरह लेके बैठिएगा। अदरवाइज हम साफ बोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। साफ आप सुन लो तो आपका हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है विच इज़ एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक वर्ड थोड़ा देख रहे हैं, एक वर्ड आ गया एनाबॉलिक। तो हम लोगों ने वर्ड सुना है एरोबिक और एनारोबिक, तो इसी से जोड़ेंगे। एनारोबिक कहो चाहे एनाबॉलिक, सॉरी एक वर्ड सुने थे हम लोग कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। तो एनाबॉलिक और एनाबोलिज्म लगभग एक तरह का बात हो गया। तो एनाबोलिज्म मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशंस होता हो, कुछ बनता हो। अब हम ऑप्शंस देखना चाहते हैं। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कौन एनाबोलिज्म होगा, कौन कैटाबोलिज्म होगा। तो एनाबोलिज्म ढूंढना है, सिर्फ ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें कुछ बनने वाला बात हो। पहला ऑप्शन रेस्पिरेशन, यही तो पढ़ के आए हैं। रेस्पिरेशन तो तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं। फूड जो पचा हुआ है उसे आप तोड़ दीजिएगा तो जो एनर्जी बनेगा, वो सब बातें। तो ये नहीं होगा आंसर। डाइजेशन अगेन टूटने वाली बात हो गई। डाइजेशन मतलब टूटना होता है। फोटोसिंथेसिस, आसान सवाल, आसान ऑप्शंस। फोटोसिंथेसिस में तो बनना होता है ना, फूड बनेगा, राइट। तो ये बनने वाला प्रोसेस क्या हो गया, एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस। तो बायोलॉजी है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1-2 वर्ड इधर उधर खींच के काम चला लिया जाता है। एनाबॉलिक कह लें या एनाबॉलिज्म कह लें, नो प्रॉब्लम। तो क्या आंसर हो गया अपना, फोटोसिंथेसिस, ठीक। एक लास्ट ऑप्शन है एसेंट ऑफ सैप। कहीं आज हम इस टाइम बचा तो इसके बाद हम काम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कैटाबॉलिक। तो हमारे पास 2 वर्ड आपको हम फैमिलियर करवा दिए। एक कैटाबॉलिक फैमिलियर करा दिए, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक। एनाबॉलिक बनने का प्रोसेस हुआ तो कैटाबॉलिक टूटने का प्रोसेस हुआ। नाम में हमको लगता है काटाकुटी, कैटाबॉलिक काटाकुटी। तो कैटाबॉलिज्म में ऑप्शंस हैं मिनरल का ले लेना। चलो नहीं समझ में आ रहा है सर कि वेदर इट इज मतलब मिनरल का लेना बनने वाला प्रोसेस हुआ कि टूटने वाला प्रोसेस हुआ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये भी तो होता है कि चारों ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देख लो। कोई क्लियर कट चिल्ला रहा होगा तो उसको बोल देंगे एसेंट ऑफ सैप, रेस्पिरेशन आ गया। तो रेस्पिरेशन मतलब तो टूटना ही होता है, हो गया आंसर। तो रेस्पिरेशन मतलब टूटना, तो अपना आंसर क्या हो गया, रेस्पिरेशन, डन। अगला सवाल एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स थ्रू। अब इतना ही लिखा है क्वेश्चन में, गैस का एक्सचेंज होना है। अभी तक जो चैप्टर पढ़ के आ रहे हो उसको तुमको यही समझ में आ रहा है कि सर गैस का एक्सचेंज मतलब शायद आप कहना चाहते हैं O2 और CO2 का एक्सचेंज।
कहाँ से होता है? अब सर सवाल में नहीं समझ में आ रहा है, प्लांट की बात कर रहे हो कि एनिमल की बात करो, तो चलो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन लिखा है एस्टोमाटा, अच्छा प्लांट की बात, तो हाँ एस्टोमाटा से तो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। लेंटिकल से भी होता है और पढ़ाया गया है, राइट। लेंटिकल भी स्टेम वगैरह में होते हैं। रूट सरफेस पढ़ाया गया है, रूट के सरफेस से भी होता है, उसके रूट हेयर से होता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दीज राइट करेक्ट आंसर। इन तीनों जगहों से एयर का O2 CO2 का एक्सचेंज पॉसिबल है। डन, आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस नाम सुने, ग्लाइकोलाइसिस याद होगा आपको, रेस्पिरेशन में एक वर्ड था ग्लाइकोलाइसिस, वर्ड को तोड़ भी देंगे, ग्लाइको को अलग करे, लाइसिस को अलग करे। लाइसिस मतलब टूटना होता है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज के तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और हमारा रेस्पिरेशन का पहला प्रोसेस है, वेदर इट इज इन एरोबिक और एनारोबिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर ग्लूकोज विल कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। तो देखिए शायद यही आप क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नहीं, तो बहुत ज़्यादा बात कर दी है, ये तो सिंपल पूछ रहा है कि होता कहाँ है। साइटोप्लाज्म, एरोबिक में हो या एनारोबिक में हो, इन बोथ कंडीशंस साइटोप्लाज्म में होते हैं ग्लाइकोलाइसिस। आंसर हो गया, आसान सवाल। नंबर 5 क्रेब्स साइकिल। आपको ध्यान होगा ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बना, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है जिस साइकिल से हमें एटीपी वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है। छुपा के रखा गया है इस साइकिल को। साइकिल का नाम होता है क्रेब साइकिल। फोटोसिंथेसिस में भी एक साइकिल चलता था, कैल्विन साइकिल। ठीक, तो इतना ही मीनिंग समझना है कि दैट क्रेब साइकिल इज रिलेटेड विथ रेस्पिरेशन एंड कैल्विन साइकिल इज रिलेटेड विथ फोटोसिंथेसिस। समझिएगा, जब एग्जाम होता है और उसका डिस्कशन होता है तो चैप्टर को फिर से खंगाला जाता है, स्कैनिंग की जाती है कि कहीं भी सवाल मिला खट से हम उस जगह पे पहुंचे जहां से आंसर आता है। यही सीखना होता है आपको। ये जो बच्चा सीख लिया, स्कैनिंग पावर बढ़ा लिया अपना, कि क्वेश्चन को ऐसे समझना है ये आ कहाँ से रहा है। जिस जगह पे लगता है कि हम किसी से कंपेयर कर सकते हैं तो कंपेयर भी कर लेंगे इमीडिएट। तो रिवीजन भी हो रहा है, हमें थोड़ी अलग से फुर्सत निकाल कर कैल्विन साइकिल के बारे में याद करना होगा। हम जब रेस्पिरेशन समझते हैं तो इसका उल्टा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, अभी पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में भी यही बात था। अब समझिएगा, बड़ी मेहनत से करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि ताकि पूरा चैप्टर का कोना कोना टच हो सके। तो हाँ जी, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलेटेड विथ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखते हैं क्या सवाल आ गया है। क्वेश्चन पूछा गया है क्रेब साइकिल किधर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आसान ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है। छठा नंबर सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिए कि ग्लाइकोलाइसिस वर्ड बोलते ही 3-4 बातें हमको इर्द गिर्द नाचने लगता है। जो सवाल था, पहले सवाल था कि किधर होता है साइटोप्लाज्म, अब पूछा गया है कि क्या बनता क्या है? पायरुवेट। ऑप्शन में पायरुवेट है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। डन। अगला सवाल, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल के बारे में, अब जैसे ही एडम्स एप्पल पढ़ें नहीं क्लिक कर रहा है तो ऑप्शंस में कुछ बेफेलो लिखा है, डॉग लिखा है, ह्यूमन का मेल एंड ह्यूमन का फीमेल लिखा हुआ है। ओके, तो एडम्स एप्पल जब जहाँ तक पढ़े हम लोग तो पढ़ाया गया कि गले में जब हवा मूव करते करते ओरल कैविटी फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स में पहुँचता है, लैरिंग्स विच इज़ आवर वॉइस बॉक्स। ठीक, वॉइस बॉक्स थोड़ा सा फुला हुआ होता है बिकॉज ऑफ कार्टिलेज। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन मेल एंड फीमेल। मेल में ये वॉइस बॉक्स थोड़ा बड़ा होता है। बताए भी थे कि मेल को बाएं बाएं बोलना होता है, बड़ा बॉक्स चाहिए उसके लिए। फीमेल को चाएं चाएं बोलना होता है, छोटे में काम चल जाएगा। ठीक, समझिएगा, लैंग्वेज समझिएगा, वर्ड समझिएगा। बड़ा बॉक्स से लार्ज, उसी बड़ा बॉक्स को जब हमारा वीडियो देखिए उसमें साफ साफ बोल दिए थे एडम्स एप्पल कहते हैं, लिखवाया नहीं गया है। एडम्स एप्पल फुला हुआ है, एडम्स आदमी का ही था कनेक्शन, तो एडम्स एप्पल वर्ड नाम दिया गया था। इसमें हम यहीं पर एक बात तुरंत रिकॉल कर लें कि अगर हमारे दिमाग को लॉजिकल समझ में आता है कि मेल में बड़ा होता है, फीमेल में स्मॉल होता है, छोटा होता है। यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ एक और वर्ड लेते हैं लो पिच।
यहाँ छोटा है ले लेते हैं हाई पिच। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस में कल को तो ये भी पूछ सकता है ना कि मेल और फीमेल में किसका पिच ज़्यादा है। पिच इज रिलेटेड विद साउंड डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच। क्लास 9 साउंड चैप्टर सुने होंगे, देख रहे हो। रिलेट कर सकते हैं तो छूटना नहीं चाहिए रिलेट करते वक्त। 40 क्वेश्चंस में यू शुड स्पेंड 1 आवर, एटलीस्ट 1 घंटा तो आपको लगना चाहिए जब आप उसे एनालाइज करते हैं तो, राइट। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं फटाफट करने का। तो इतना सवाल नहीं था, सवाल तो छोटा सा था कि भाई एडम्स एप्पल किस में होता है, तो ह्यूमन के मेल में होता है। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है मस्कुलर पार्टीशन। मसल्स का बंटवारा है, मसल्स के द्वारा बंटवारा है थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। चेस्ट रीजन अपना थॉरेक्स होता है, पेट का रीजन एब्डोमेन होता है। चेस्ट, थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में एक लेयर होता है दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। इसी डायफ्राम की मदद से तो थॉरेक्स के कैविटी का साइज बड़ा, अंदर के वॉल्यूम बड़ा और छोटा में हेल्प करता था। रिलैक्स पोजीशन में ऐसे शेप में था, डोम शेप में था। जब सांस लेते थे तो ये फ्लैट होता था। ऐसे समझ में नहीं आएगा लेकिन ऐसा होता है। इतना नहीं है सवाल में इतना ही पूछा गया है कि उस मसल्स के पार्टीशन का नाम बताइए, तो बड़े आराम से नाम हो जाएगा। नाम है डायफ्राम। आगे बढ़ते हैं। लंग्स का कवरिंग। ह्यूमन के लंग्स के कवर का नाम एक नहीं 2 कवर होता है। बाकायदा कॉपी में लिख कर दे दिया गया है आपको, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा, ये नाम याद करना पड़ेगा आपको। 2 लेयर होते हैं, दोनों लेयर के बीच में भी फ्लूइड भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड, यहाँ तक कॉपी में लिख कर दिया गया है। तो आंसर हो गया कवरिंग ऑफ लंग्स इज प्लूरा। नंबर 10, 10वां क्वेश्चन आगे, 10 क्वेश्चन आगे हम लोग, 11 मिनट होने वाला है। हाँ जी, आपको भी टाइम मिला था 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स, तो अपना 2 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है, कोई बात नहीं। गैसियस एक्सचेंज अकर इन लंग्स इन द रीजन ऑफ। लंग्स में स्कैनिंग हो गया, लंग्स में पहुंच गया। गैस का एक्सचेंज करना, मीनिंग ऑफ गैस एक्सचेंज व्हाट? ऑक्सीजन CO2 का आना जाना। लंग्स में O2 CO2 का आना जाना। सर लंग्स में तो एयर जाता है और एयर बाहर निकलता है, ये नहीं है एक्सचेंज ऑफ गैस, ये तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट है, दैट इज ब्रीदिंग प्रोसेस, राइट। एक्सचेंज कहाँ होता है? जहाँ पे O2 CO2 का आना जाना होता है। तो फाइनली एयर अपना किधर पहुँचा हुआ है? अपना फाइनली एयर पहुँचा हुआ है एल्वियोलाई में। वहाँ एल्वियोलाई में O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। दैट एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आंसर हो गया एल्वियोलाई। 10 सवाल, 3 मिनट लेट चल रहे हैं, कोई अभी टैकल कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ट्रैकिया एंड ब्रॉन्ची। आपको ध्यान होगा कि अगर हम ऐसे माउथ बनाए थे तो ऊपर नॉस्ट्रिल बनाए थे, तो ये नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज से होते हुए फैरिंग्स, एक कॉमन जगह ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों का ओपनिंग जहां पीछे खुलता है दैट इज कॉल्ड फैरिंग्स। आगे जाकर लैरिंग्स कनेक्टेड होता है हवा वाले पाइप से। हवा वाला पाइप आगे की तरफ है, ऐसे मुंह करके खड़ा हुए हैं हम लोग, तो इधर हवा वाला पाइप है आगे। खाना जाएगा तो इसमें घुसने का पूरा चांसेस है, इसको बचाने का तरीका भी है, और उसके पीछे खाना वाला पाइप है। अपने मन से इमेजिनेशन मत करिए सर आगे होता फूड का पाइप तो क्या हो जाता सर। ये सब तो मतलब आप अननेसेसरी थिंकिंग कर रहे हैं, जहाँ थिंकिंग करना चाहिए वहाँ करते नहीं हो। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में ना इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है। जितना ज़्यादा तुम जान जाओगे, जितना ज़्यादा नॉलेज, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम कलेक्ट कर लोगे, बहुत तेज हो गए तुम, बहुत तेज हो गए। पॉइंट तो ये है कि क्या आप इसे ढो पाइएगा साल भर, पॉइंट यही है। तो हाँ जी, हम बात कर रहे थे, तो दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया में हवा घुसा, फिर ट्रैकिया आगे जाके बढ़ जाता है, ब्रॉन्ची कहते हैं। तो सवाल है कि इसमें एक रिंग लगा रहता है, इसमें प्रोटेक्शन है। क्यों प्रोटेक्शन है? कि बगल में खाना का पाइप है, खाना में अगर कोई सॉलिड या लिक्विड चीज आएगा तो बगल के पाइप को दाबेगा, पुश करेगा। हवा का पाइप पचकना नहीं चाहिए। फॉर दैट, फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम कोलैप्सिंग, यहाँ कह लो ये भी मोटे मोटे पाइप हैं,
पढ़ाते वक्त तो सिर्फ यही बताया गया था कि हाँ टूटा हुआ रिंग लगा हुआ है, टूटा हुआ सी शेप का रिंग। सी शेप इसलिए कि थोड़ा सा अलाउ कर सके, क्योंकि खाना तो खाइबे करेंगे हम लोग, हमारा खाना का पाइप कहेगा कि बगल वाले से कि भाई थोड़ा तो धस जाओ, थोड़ा तो जगह दो, घुसना है तो थोड़ा अलाउ करेंगे, हल्का अलाउ करा जाएगा, ठीक। तो वो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेज में ही फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, कान में भी कार्टिलेज है, खूब आराम से खींचे छोड़ दिए बट वापस अपनी जगह पहुंच गया। ऐसा नहीं कि दाब दिए तो नीचे झुका रह गया, तब तो प्रॉब्लम है भाई। नो प्रॉब्लम, ऐसा हो गया, सिंपल सा बात कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हमारा जानकारी, हमने सवाल पढ़ा, इतना मेरे मन में स्कैनिंग में आया, ठीक। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा है कि पहला ही ऑप्शन लिखा है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, आंसर। आगे है रेस्पिरेटरी ट्रैक, दिस इज योर रेस्पिरेटरी ट्रैक। हम बार बार कहते हैं बच्चों से रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, छोटे क्लासेस से कंफ्यूज करते चला जाता है, एक ही नहीं है। रेस्पिरेशन, अगर हम सिर्फ वर्ड रेस्पिरेशन कह देंगे तो हम समझ जाते हैं कि ये O2 और ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाने के प्रोसेस की बात हो रही है। लेकिन कई जगहों पर इसका मीनिंग के रूप में लिया जाता है कि फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन वी नीड ऑक्सीजन, और जो भी प्रोसेस इस ऑक्सीजन को लाने में इन्वॉल्व है वहाँ ये वर्ड रेस्पिरेशन कैरी होते जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन लेके घूम, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी मीनिंगफुल बात हुआ, कोई है जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। समझाया जाएगा कि हेमोग्लोबिन है आपके बॉडी में, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो ऑक्सीजन को अपने ऊपर लोड करके लेके भागता है, तो वो उसमें कहीं भी बात नहीं है, ना ब्रीदिंग की बात हुई और ना ही ग्लूकोज तोड़ने की बात हुई रेस्पिरेटरी पिगमेंट में। तो दैट वर्ड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी मीनिंगफुल वर्ड हुआ, मीनिंग दे रहा है, मीनिंग। रेस्पिरेटरी ट्रैक कह दिए तो रेस्पिरेशन में हेल्प के लिए कोई रास्ता बनाया गया है, तो हम सीधे पहुंच जाएंगे कहाँ पर, अपना यही सांस लेने के पाइप में। तो इस पाइप में अगर बात किया जाए तो किनारे किनारे पे बहुत सारे म्यूकस लगे रहते हैं। थोड़ा सा जूमिंग करें, ये मान लो पाइप है, यहाँ बहुत सारा म्यूकस है। म्यूकस गाढ़ा सा चिपचिपा सा लिक्विड होता है, नोज में होता है, इवन स्टमक में होता है, हर जगह प्रोटेक्शन के काम में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और यहाँ पर ना ये जो ब्रोंकी है, ब्रोंची, शायद ट्रैकिया है, ब्रोंची है, तो ये एक लाइन खींच रहे हैं, दिस इज द लेयर। और जानते हो ना कि लेयर, कुछ भी लेयर होगा वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। एपिथेलियल टिश्यू के कई सारे टाइप होते हैं, 9th क्लास, स्क्वामोज एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, और उसमें भी स्पेशलाइज था कि अगर एक कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है और उसमें से सीलिया निकल जाए, सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हो, तो कोई ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे ऐसे कई छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसको रटना नहीं होता है, समझ जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, नो प्रॉब्लम। आसान बात कर रहे हैं। तो देखा गया है, अच्छा क्वेश्चन ही साफ साफ कह रहा है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इज लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो वो वहाँ यहाँ पर सीलिया निकला हुआ है बहुत सारा, क्या काम हो सकता है? ऑलरेडी यहाँ म्यूकस है, जब एयर एंटर करता है तो एयर के साथ डस्ट भी होते हैं, एयर के साथ जर्म्स भी होते हैं। डस्ट जर्म्स तो कहीं चिपक जाए म्यूकस से चिपक जाएगा तो म्यूकस हो गया खराब, म्यूकस हो गया खराब। अब इसको बाहर निकालना होगा, अगर बाहर नहीं निकालेंगे तब तो हवा तो रोज आ रहा है ना, तो रोज क्षमता यहाँ तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, डस्ट तो जगह ले लेगा, वहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये जो सीलिया है, सीलिया से तो धक्का मार सकते हैं, सीलिया का काम ही होता है फॉर मूवमेंट एंड ऑल। पैरामीशियम भी की बात की थी, पैरामीशियम का भी नाम सुने होंगे, ऐसे छोटा छोटा सीलिया निकला रहता है, फूड हो तो सीलिया की मदद से धक्का मार मार के यहाँ लेते चले आते हैं, राइट। देख रहे हो, एक सवाल और स्कैनिंग देखो। अगर बच्चा ऐसे करके सवाल बनाने लगेगा ना तो वो स्लोली थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन वेरी इफेक्टिव रहेगा, और कई बातों को रिवीजन करते जा रहा है, जाने अनजाने में वो काफ़ी अच्छा एक हैबिट डेवलप कर चुका है। जब भी सवाल आएगा तो खटाक से स्कैनिंग हो जाएगा उसको, ठीक। इसको डेवलप करें, इसलिए हम आपके सामने लेके आए हैं कि बायोलॉजी है तो हम सीधे आंसर भी कर सकते थे,
लेकिन बात रख रहे हैं ना, देखो ऐसे ही सोचना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो हमारा इसीलिए इसको धक्का मार मार के बाहर निकालेगा, मार के बाहर निकालेगा। सकता तो या तो बाहर निकाल दे, माउथ के थ्रू आप फेंक दें, या तो ये चला जाए पेट वाले हिस्से में, एलिमेंट्री कैनाल वाले हिस्से में चला जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक, अपने मन से नहीं इमेजिन करिए सर नीचे चला गया तो अरे ये इसको बाहर क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि नीचे इसका जगह नहीं है। और हर चीज़ लिविंग, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड वे में सोच समझ के सारा काम पूरा बाकायदा सिस्टमेटिक हो रहा है। वो काम होगा जिसमें बेनिफिट दिखता है, वो काम नहीं होगा जिसमें बेनिफिट ना होता है। कभी कभी ऐसा वैसा, उसका जवाब हम लोग नहीं दे पाते हैं। डन। तो आंसर क्या हो गया इस सवाल का? तो तीसरा ऑप्शन में तो अच्छा लिखा हुआ है कि पुश आउट म्यूकस विथ ट्रैप्ड जर्म्स एंड डस्ट। चलो नो प्रॉब्लम, हो गया। आगे बढ़ते हैं। 12 सवाल हो गए। 13 नंबर सवाल अच्छा सवाल था। 13 नंबर सवाल ना बनाया हुआ सवाल। अगर सवाल कहता है कि थोरेकिक वॉल बट नॉट द लंग्स इज पंचर्ड, lungs is what? A balloon like structure. Inside that various alveoli is present where exchange of gases takes place, no problem. On lungs there is a protective cover made up by ribs, intercostal muscles, backward vertebrate, front में वो स्टर्नम नाम का एक बोन होता है, फट्टा टाइप का होता है, बोन है बड़ा सा, उसमें धंसा होता है। नीचे से डायफ्राम उसे कनेक्ट कर रहा है एंड फॉर्मिंग ऑफ थोरेकिक कैविटी। सवाल कहता है अगर ये पंचर हो गया तो, थोरेकिक कैविटी पंचर हो गया, लंग्स नहीं पंचर हुआ है, तो क्या होगा? तो पहला बताओ क्या क्या होने वाला है। आपको लगता है ना कि आप ऐसे खड़े हैं तो पूरा अर्थ का सारा एयर आपको दाब रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सुने होंगे। और उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हमारा ब्लड बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, तो दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, तो हमको फील ही नहीं होता है कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर मतलब हिमालय पहाड़ पर, तो प्रेशर, एयर प्रेशर कम होता है ना, एयर कम हो रहा है तो उसका प्रेशर भी कम होता है। जब एयर प्रेशर कम होता है तो हमारा ब्लड का तो अगेंस्ट धक्का मारना तो कम नहीं होगा। जो आदत है, ऊपर चढ़ गए हम लोग तो हमारा ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो गया, उधर से एयर प्रेशर कम हो गया, तो मेरा वाला असर दिखाने लगेगा, कहीं कहीं का ब्लड का पाइप फूट जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो नाक में से खून आना शुरू हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। गर्मी के दिनों में भी बच्चों का नाक से ब्लड आने लगता है, बड़ा बात नहीं है। बाप रे, बहुत दूर चले गया, स्कैनिंग बहुत दूर चला गया वापस। क्या रिलेशन क्या था सर इसका? रिलेशन है, क्या है कि जैसे ही पंचर हुआ तो एयर तो एंट्री कर जाएगा नहीं, पहले ये पूरा हमारा लेयर था, एयर के प्रेशर को भी तो झेल रहा था। ये जो मेरा थोरेकिक कैविटी है, चेस्ट रीजन है, एयर को भी तो झेल रहा है। हाँ, पंचर हो गया तो एयर घुसेगा, अब एयर का एडिशनल दबाव इस लंग्स पे पड़ेगा। अगल बगल जो टिश्यू वगैरह होंगे, फूटेंगे, तो ब्लड भी तो घुसेगा इसमें, तो ब्लड, एयर सब। अब देखो, जिस लंग्स को एक्स्ट्रा दबाव सहने का आदत नहीं था, क्योंकि एक्स्ट्रा दबाव तो हमारे उस लंग्स के ऊपर का कवर सह रहा है, तब तो अब बेचारा दबने लगेगा, तो ये पचक जाएगा। लंग्स कोलैप्स कर गया, तब तो आप एयर लंग्स तो बलून लाइक स्ट्रक्चर है। क्लास अभी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों लोग अपने स्कूल में, तो 7th क्लासेस में भी रेस्पिरेशन पढ़ना है, तो उसमें बड़ा अच्छा सा प्रैक्टिकल दिया था कि एक, आप भी पढ़ के आए होंगे, NCERT में भी है प्रैक्टिकल, वो कि एक डिब्बा ले लिया गया है और इसमें छोटा छोटा बलून बांध दिया गया है, और यहाँ पर एक रबड़ का ये रबड़ का शीट लिया गया है, जिसको हाथ से धोकर नीचे खींचेंगे, हाथ से पकड़ के नीचे जब खींचेंगे तो अंदर का वॉल्यूम हो गया क्या? बड़ा। वॉल्यूम बड़ा तो प्रेशर क्या हो गया? कम। जब प्रेशर कम होगा तो बाहर से एयर खींचा चला आएगा, ये छोटा छोटा बलून फूल जाएगा। और जब छोड़ देंगे, जैसे ही ऊपर गया तो वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा, तो ये पचक जाएगा, एयर बाहर निकल गया। ये तो सिंगल एल्वेलाई के साथ हो तो काम चलेगा, पूरा एंटायर लंग्स ही कोलैप्स कर गया
तब तो अब फिर फूलने का चांस ही नहीं है। फूलेगा कैसे? जब ये हटेगा तब नहीं। हटेगा क्यों? यहाँ तो लगातार हवा घुस रहा है उसके अंदर। तो इतना मेहनत हुआ। हाइपोथेटिकल सवाल, बनाया हुआ सवाल कि क्या सोच सकते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि द माइंड डाइज एज द लंग्स गेट कोलैप्स्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्किन, अब छोटे छोटे सवाल है। आगे का सवाल है कि स्किन जो होता है फ्रॉग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन माना जाता है। ये भी क्लास 7 में हमने देखा था, कॉकरोच भी था वहाँ पर, आप भी देख के आए होंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आइडियल क्यों है? तो हम तो लिख कर भी दिए हैं कि अरे कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, रेस्पिरेटरी सरफेस हो, तो उसे मॉइस्ट होना चाहिए, वो थिन होना चाहिए, हाईली वॉस्कुलराइज्ड होना चाहिए। सभी ऑप्शंस में है। हाईली वॉस्कुलराइज्ड, केप्ट मॉइस्ट, डिवॉइड ऑफ हेयर एंड स्केल, मतलब उस पर हेयर और मोटा मोटा परत नहीं होना चाहिए। हेयर होंगे तो थोड़ा सा जगह ले लिया ना, अगर नहीं है तो वो जगह भी किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो गया? सब। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? तो एक तो तुमको क्लियर हो गया होगा ना, एनाबोलिक और कैटाबोलिक। तो कैटाबोलिक, एक और वर्ड लिखा है जो थोड़ा परेशान कर देगा, एक्सरगोनिक और इंडरगोनिक। तुम ये तो सुना है ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, पढ़ाया भी गया है। एक्सो, ई एक्स मतलब बाहर, ई एक्स एग्जिट बाहर, इंडो ENDO, इंडो मतलब अंदर। तो रेस्पिरेशन में तो एनर्जी निकलबे ना करता है, निकलता है ना, तो हम EX के साथ चलेंगे। यहीं पे तो छोटा सा सिंपल सा इंटेलिजेंसी यूज होता है। ठीक, तुम अब कहो सर हम तो ये बड़े नहीं किए, कैसे बनाएंगे? अरे यूज करो कॉमन सेंस। तुम जो तुमको पढ़ाया गया है उसी पर ना तुम सोच के बनाओगे, उसी पे तुम अटेम्प्ट ले सकते हो। माइट बी पॉसिबल यू विल बी रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना जानते थे उसी के आधार पर तुक्का मारे थे। ठीक, तुक्का मारने के लिए भी सेंस चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? एक्सरगोनिक यानी एक्सोथर्मिक, नो डिफरेंस। ऐसे ही आपके साथ खेलने के लिए सभी वर्ड को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस। फिर वही ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? ग्लाइकोलाइसिस तो सब में होता है, एरोबिक हो या एनारोबिक हो। रेस्पिरेशन तो एंटायर अर्थ पर का लाइफ करता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, सभी करते हैं रेस्पिरेशन। और सभी में पहला काम तो होता है क्या? ग्लाइकोलाइसिस तो पहला काम होता ही होता है। तो पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन एनारोबिक कंडीशंस, मसल्स का सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, अमॉन्ग्स्ट ऑल द सेल, सभी सेल में होते हैं, नो प्रॉब्लम। 17 नंबर सवाल पूछा है, इंग्लिश का खेल हो गया 17 नंबर क्वेश्चंस में। द ब्लड कमिंग आउट ऑफ लंग्स इज रिचर। लंग्स बना दें, ये लंग्स है। मान लो कि ये एक ब्लड का पाइप बॉडी से होके आया, ऐसे पढ़ाए भी थे, और इससे बाहर निकल रहा है, लंग्स से होके बाहर निकला कि अब चल रहे हैं भाई, अब जा रहे हैं हम। ठीक है, तो कहता है सवाल में कि इधर जो आया होगा, इधर ऑक्सीजन का अमाउंट तो बहुत कम होगा, इधर से निकल लेंगे, सबने ऑक्सीजन लोड कर लिया ना, तो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, सांस लेने में तकलीफ थोड़ी थोड़ी। अजीब हो गया। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ब्लड कमिंग आउट ऑफ लंग्स इज रिचर। लंग्स से बाहर आने वाला ब्लड रिच है, अमीर है, देन कंपेयर किया रहा है दैट एंटरिंग इनटू द लंग्स। किससे अमीर है? O2 से अमीर है ना, ऑक्सीजन न ज़्यादा है, अमीर तो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, CO2 से तो गरीब ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? O2 इंग्लिश था। इपीग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर का लेयर को कहते हैं इपीग्लोटिस। कहीं पर भी वर्ड इपीथीलियल, EPI मिला, PERI मिला, ये सभी एक आउटर कवर की बात करते हैं। इपीग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर के कवर को कहते हैं इपीग्लोटिस। ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, जहाँ से सांस लेते हैं देते हैं, वो दैट ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लोटिस। तो भारी क्वेश्चन नहीं था। इपीग्लोटिस गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ ग्लोटिस। इसी में एक वर्ड, इसी में ऑप्शन है स्टूचियन ट्यूब। ऑप्शन है लंग्स आप जानते हैं, इंटरनल ईयर आप जानते हैं, कान के अंदर भी कान है। ठीक, 9th क्लास में
साउंड के लास्ट में बताया जाता है कि एक्सटर्नल, इंटरनल और मिडिल ईयर होता है। तो ये इस ऑप्शंस के 3 ऑप्शन आप जानते हैं। एक ऑप्शन है स्टिचियन ट्यूब, समझिएगा क्लास 9th में ही बता दिया गया होगा, अगर आपको ईयर पढ़ाया गया होगा तो मिडिल ईयर, कान में मिडिल ईयर, आउटर, मिडिल, इनर। तो बीच का जो ईयर है उसके अंदर से एक पाइप आता है जो आपके मुंह में खुलता है। कभी कभी आप ट्राई किए होंगे कि मुंह बंद, नाक को बंद करके फूंकते हैं तो हल्का सा कान पे ठक से मारता है, मतलब कि इधर का एयर आपके कान तक पहुंचा है, तो जरूर कान तक में रास्ता, कोई सुरंग होगा अंदर अंदर। तो हाँ, एक पतला सा पाइप है, कान तक जाता है। इसलिए बनाया गया है कि जब कभी कभी एक्सेस साउंड कान में आता है, एक्सेस, तो एक्स्ट्रा एनर्जी को कान से पास कर देते हैं, नहीं तो सारा एनर्जी लेके पहुंच जाएगा इंटरनल एयर पे, दैट इज आवर सेंस ऑर्गन, तो उसको डिस्टर्ब हो सकता है, वो उससे बचाने के लिए होता है। ठीक है, दूर कर दिया ना, स्टिचियन ट्यूब भी बता दिया हम आपको। आगे बढ़ते हैं, द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस अकर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब देखो, रेस्पिरेशन के दौरान वह हिस्सा जहाँ पर O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। तो किसी कीमत पे हम इस बार नहीं समझने वाले हैं ग्लूकोज को तोड़ने वोड़ने की बात हो रही है, हालांकि वर्ड यहाँ रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, यही तो समझना है, यही तो कन्फ्यूजन है। तो आगे का भी सेंटेंस हमको क्लियर करेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन भी कह रहा है, कोई लंग्स के ही कोई पार्ट दिए हुए हैं, तो चौथा ऑप्शन बड़ा आसान है। एल्विलाई पे तो एयर पहुंचा हुआ है और वहीं पे ब्लड के जो पाइप हैं, ब्लड के पाइप को कैपिलरीज कहते हैं, वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, जब आप क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, मतलब मुंह से जब फूंकते हैं, लाइम वाटर रखा हुआ है तो वो मिल्की हो जाता है। तो आखिर क्वेश्चन है कि आखिर वो मिल्की क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, किसका ये टेस्ट है? CO2 का टेस्ट है। मुंह से जब सांस छोड़ेंगे CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है, हवा में का CO2 का अमाउंट कम होता है, तो कम मिल्की करता है। रेस्पिरेशन का पहला एक्टिविटी ही है वो। आंसर हो गया CO2। 21, अक्सर क्रिकेटर को क्रैम्प आ जाता है मसल्स में, क्रैम्प आना, लैक्टिक एसिड का बनना, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो ढूंढेंगे, पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, आंसर। और आगे बढ़ते हैं, द प्रेजेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड, वर्ड सुने हैं, पॉलीसैकेराइड का मतलब, पॉलीसैकेराइड का मतलब शुगर होता है। तो कुछ शुगर है, उसका टेस्ट करना है, आयोडीन डालो, ब्लू ब्लैक कलर निकालो, पूरा फोटोसिंथेसिस में सारा प्रैक्टिकल तो आयोडीन पर ही हुआ था, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं 23, डार्क रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ये थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिए कि पढ़ाए थे एक्स्ट्रा भाई मेरे, अब जब पढ़ाए एक्स्ट्रा हैं तो कुछ तो पूछेंगे ना, कुछ भी बाहर से तो नहीं पूछे हैं, जितना बताए हैं उसी से पूछे हैं। आपको बता दिया गया था कि लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस में कैल्विन साइकिल चलता है, और कैल्विन साइकिल में एक कंपाउंड होता है RUBP, वो पकड़ लेता है CO2 को और पकड़कर टूट जाता है 3 कार्बन के कंपाउंड में। C3 प्लांट कहते थे उसको, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, साइट्रिक एसिड कुछ नाम दिया गया था, इसीलिए प्लांट को C3 प्लांट कहते हैं। कल को C4 प्लांट मिलेगा, तो ऐसा प्लांट जो फोटोसिंथेसिस में उसका पहला प्रोडक्ट, पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का होगा, क्या पता कुछ नाम होगा, OAA कुछ ऐसा होगा। फिलहाल C साइट्रिक एसिड बनता है, साइट्रिक एसिड अपना ऑरेंज में मिलता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इतना जानते हैं हम, तो अगर इतना जानते हैं तो बता दोगे। डार्क रिएक्शंस में ऑप्शन नंबर C, कार्बन डाइऑक्साइड इज बाउंडेड विथ RUBP, RUBP का फुल फॉर्म है भाई, और वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है आपको कि RUBP, समझिएगा कि जब डार्क रिएक्शंस में CO2 आता है, एक साइकिल चलता है, दैट इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल चल रहा है, तो एक कंपाउंड है RUBP नाम का, पकड़ लिया CO2 को और उसने X नाम का कंपाउंड बना दिया टूट फूट के, 3 कार्बन के, ये खुद 5 कार्बन का होता है, RUBP 5 कार्बन का होता है, एक कार्बन C ले लिया, हो गए कुल मिलाकर 6 कार्बन, ये टूट जाते हैं, 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। इसीलिए ऐसा करने वाले फोटोसिंथेसिस वाले को कहते हैं C3 प्लांट,
नो प्रॉब्लम। कुछ भी ये सब जो भी आप देख रहे हैं, कुछ भी एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, एवरीथिंग इज एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शंस, एंजाइम के द्वारा होने वाला रिएक्शंस होता है, एंजाइम के द्वारा। तो यहाँ कोई एंजाइम लगता है, एंजाइम होता है रुबिस्को। पूरे बायोस्फीयर पे, पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन का नाम है रुबिस्को। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, तो अपना आंसर हो गया है। नंबर 24 में पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शंस कहाँ होता है। ये वाला बात कहाँ होता है? ये स्ट्रोमा में होता है। क्लोरोप्लास्ट में 2 रीजन होते हैं, एक होता है थैलेक्वाइड या कह लो ग्रैनम, ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड इज कॉल्ड ग्रैनम, एक से ज़्यादा ग्रैना, ठीक। और बाकी जो जगह बच गया दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शंस। आंसर हो गया स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शंस होगा स्ट्रोमा में और लाइट रिएक्शंस होगा ग्रैना में। पहला ही ऑप्शन क्लिक कर जाता है। 25 नंबर सवाल में फिर सवाल को रिपीट कर दिया गया है कि CO2 को फोटोसिंथेसिस में एक्सेप्ट करने वाला कौन है? RUBP। आंसर हो गया। 26 नंबर तो हम लोग को लास्ट लेक्चर में बताया गया था, कंपनसेशन, कंपनसेट करना, बराबरी पे करना। जब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का रेट बराबर हो जाता है तो कहते हैं कंपनसेशन। डन। ये सब आसान सवाल है। तो इतना तो शायद आपका था रेस्पिरेटरी से सवाल, और बाकी सब सवाल थे आपके न्यूट्रिशन से सवाल, जो पहले पूछ चुके हैं, एग्जाम ले चुके हैं। बस यही कि दिमाग से हट तो नहीं गया ना, फिर दे दिया गया। तो फटाफट करते हैं। पैरासिटिक प्लांट कौन होते हैं? कस के काट लेता है, पैरासिटिक है। NCERT में रिटन है एग्जाम पर। डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन ह्यूमन में कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से होता है। माउथ में पहला फूड डाइजेस्ट होता है स्टार्च, सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से। अगला क्वेश्चन, विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का काम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, समहाउ इन हेल्प इन डाइजेशन। तो ऑप्शन में कहीं पढ़ते हैं, लिखा हुआ है टू प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। आंसर च्यूइंग मतलब चबाना होता है। मुंह में लेके फूड को चबाए जा रहे हैं, तो आप तोड़ रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। ऑप्शन कितना अच्छा दिया गया। केमिकल डाइजेशन एंड मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल मतलब हुआ ऊपर ऊपर तोड़ रहे हैं। केमिकल का मतलब हुआ कि आपने केमिकली कन्वर्ट कर दिया। तो अरे आप चबा रहे हैं, चबाने में काटना होता है, तोड़ना होता है, पीसना होता है। हालांकि उसमें सलाइवा है, वो सलाइवा अपना काम कर रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपका पर्पस क्या है? च्यूइंग की बात हो रही है, कटिंग, च्यूइंग। तो ये फिजिकल डाइजेशन कर रहे हैं अभी आप केमिकल डाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ध्यान रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है च्यूइंग वर्ड को रिलेट करके। और तुम उसके अंदर घुस के बात कर लो कि सर उसके अंदर है ना सर, सलाइवा है ना सर, वो भी तो काम कर रहा होगा ना सर, तो बहुत दूर की बात हो गई। च्यूइंग से वहाँ तक जाने की बात नहीं हो रही है। मतलब सिर्फ काटना पीसना होता है, काटना पीसना, चबाने का मतलब यही हुआ, ठीक। हाँ, आप उसमें अलाउ कर रहे हैं कि इसके कारण छोटे छोटे हो गए तो जाकर वो हेल्प हो जाएगा किसी एंजाइम को, सो दैट कि वो डाइजेस्ट कर सके। तो केमिकल डाइजेशन नहीं, मैकेनिकल डाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज और प्रोटीन टूट कर अमीनो एसिड। ये तो आसान बात है। अमीबा में डाइजेशन, अमीबा तो हम लोग तरह खाना खाता है, हम लोग फूड को इनगेस्ट करते हैं, इनगेशन करते हैं, तो वो भी इनगेशन करता है। तो वो अपने सेल के अंदर, अमीबा एक सिंगल सेल का है, सेल अपने अंदर लेता है। इवन यहाँ तक पढ़ा चुके हैं, जब समरी बनाए थे तो फूड वैक्यूल के अंदर फूड रख कर पचा लेता है। तो सेल के अंदर पचता है, एब्जॉर्ब होता है। तो ऑप्शन देखिए, इंट्रा मतलब होता है एक के अंदर, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो हमारा अमीबा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है। अगला सवाल है, हमारे फूड को हमेशा आगे की ओर धक्का मारने वाला कुछ मसल्स का मूवमेंट है, दैट मसल्स का मूवमेंट इज कॉल्ड व्हाट? पेरिस्टाल्टिक। आसान है, एक जर्नी बताया जा रहा है। पहले माउथ आता है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर ओसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है। करेक्ट है, ये बिल्कुल सही रिदम है। बाकी सब में रिदम गड़बड़ाया हुआ है। जो दांतों में, वो दांत जो कटिंग करते हैं, आगे वाला दांत है इंसीजर। टाइलिन अनदर नेम ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, जो क्या पचाता है, कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। आंसर माइक्रोविलाई
कहाँ मिलते हैं, अभी बात हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन पे मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या है रॉ मटेरियल, फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर लगता है, आलू और पानी, आलू दम बना रहे हैं। कढ़ाई अलग चीज़ है, कढ़ाई वहीं रहता है, वो लग नहीं जाता है, वहीं रहता है। तुम 1000 बार बना लो, तुमको 1000 बार लगेगा CO2 और H2O। बाकी एनर्जी का फॉर्म है सनलाइट, और क्लोरोफिल तो कढ़ाई का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, चारों ऑप्शंस में किस में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, तो एक ऑप्शंस है बाइल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव। लीवर के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इसके बावजूद भी वो डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज ऑफ इमल्सिफिकेशन, मेकिंग इन्वायरमेंट अल्कलाइन। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बाइल में कोई एंजाइम नहीं रहता है, तो बाइल इज आवर वेस्ट के साथ साथ वो कुछ काम भी कर जाता है। एंड द लास्ट वन इज, पत्ते का कलर हरा क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो पत्ता अपने सनलाइट के 7 रंगों में से एक हरा रंग को वापस फेंक देता है, वापस रिफ्लेक्ट बैक। क्लोरोफिल का यही एबिलिटी है कि वो बाकी सबको पकड़ लेगा, ग्रीन लाइट को कह देगा जा भाग यहाँ से, और जिसकी आंखों पे पड़ेगा ग्रीन लाइट वो आपको दिखेगा पत्ता ग्रीन। जो भी आपको जिस लाइट का कलर आपके आंखों में पड़ता है वही आप सेंस करते हैं। बहुत इन्वायरमेंट में फेनोमेनन है कि भोरे भोरे आपको सन लाल दिखता है, वही बीच में वाइट हो जाता है, तो रास्ते में कौन उसका लाली खा गया? सवाल हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, देखिएगा अपने अपने हिसाब से, ठीक। डन। 40 क्वेश्चंस 41 मिनट में, 1 मिनट थोड़ा लेट हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। बीच में कितना सारा ज्ञान की बातें हो रही, उतना ज्ञान की बात लेके थोड़ी हम लोग एग्जाम देना होता है। 40 क्वेश्चंस थे, बच्चों ने तो जवाब शायद देना 30 मिनट पे जवाब देना स्टार्ट कर दिया था। वेरी गुड। 30 मिनट में 40 क्वेश्चन बना चुके हैं, और उनका नंबर भी 37 38 तक गया। 39 इज़ द हाइएस्ट। 39 हाइएस्ट। 40 फिर नहीं आया, बच गया। अच्छा लगता है हमको ये बात। ऑनलाइन घर पे बैठ के एग्जाम दे रहे हो तो भी 40 नहीं आता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। टाइम का ड्यूरेशन सबके लिए टाइम ओके है। चलो, इतना बताने के बाद भी, बावजूद भी अगर कोई सवाल पे आपका ऑब्जेक्शन रह जाता है, ठीक, तो आप अभी हम लोग 4 बजे मिल भी करेंगे, बैठ के बातचीत कर लेंगे। तो आज यही वीडियो रहेगा, आज के दिन वीडियो अपलोड नया नहीं होगा ग्रुप में आपने, ठीक है। तो हम लोग इसी पे बात कर लेंगे। ये तो जनरलाइज कर दिए सबके लिए। देख भाई, पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, करने वाला बच्चा पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक से मिल रहा है। मास्टर भी जान लगा के लगा हुआ है, बच्चे भी जान लगा के लगे हुए हैं, नो प्रॉब्लम। कन्फ्यूज नहीं होइएगा सर कि हमने तो सी ही लगाया था सर, तो सी गलत क्यों बता रहे हैं? सी ही आप भी बता रहे हैं। समझिएगा, गलत हुआ होगा तो वहाँ रेड होगा, रेड वाला आपने टिक आउट किया था। आपको अभी अनुमान लग रहा है कि आपने सी लगाया था, लेकिन आपने शायद सी नहीं लगाया होगा, ठीक। तो जो रेड वाला है वो आपने चूज किया है, और उसको करेक्ट करके बता रहा है कि ग्रीन वाला कि ये सही है, तो ग्रीन आपने नहीं लगाया है। इस बात समझिएगा, ठीक। आप जब आंसर की पे क्लिक करिएगा, इसके पहले एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें बताया गया है कि कैसे आप एग्जाम देंगे, कैसे आंसर को देखेंगे। जब आप आंसर की पे क्लिक करिएगा तो आपको पूरा पेज निकल आएगा। आपको चेक करना है कौन गलत हो गया आपसे, तो उसको ऊपर नीचे कीजिए ना, जहाँ रेड दिखेगा वहाँ रुक जाइए। रेड वाला आपने गलत किया है, और उसका क्या करेक्ट आंसर है वहाँ ग्रीन में वहाँ रखा रहेगा। तो कन्फ्यूज नहीं होइए कि सर हमने तो ग्रीन मारा था, सही क्यों नहीं है। टेक्नोलॉजी है ना, अभी तुम ये भी नहीं सकते कि हमने सर सी लिखा था सर, सी ही है सर, कट कैसे गया सर। नो प्रॉब्लम, बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय ले लिया हम लोग, ठीक। अच्छा डिस्कशन हो गया, नो प्रॉब्लम। और अभी हम लोग आज 4 बजे डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद से छुट्टी, ईद का छुट्टी, कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी, ठीक। हो सकता है कुछ लोग आज बिजी हों, इसलिए हम आज पहले ही वीडियो डाल दे रहे हैं, ठीक है। सब कुछ का ख्याल करना पड़ता है, तुम्हारा पढ़ाई कहीं से बाधा नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। पर डे पढ़ना है बच्चा लोग, पर डे नहीं पढ़ाई करेगा तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। धन्यवाद, मिलते हैं आगे, कल मिलेंगे। सोचे थे कि थोड़ा सा पढ़ा भी देंगे, कोई बात नहीं, बहुत समय लग गया, क्या पढ़ाएंगे अब। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।